नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग बिखर गई है? क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल का दौर लौट आया है? क्या सामाजिक न्याय की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति को एक बार फिर चुनौती दे पाएगी? क्या 80 बनाम 20 का नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ खुद 20% या उससे भी कम की राजनीति में सिमट गए हैं? क्या एक बार फिर अभिजन बनाम बहुजन की लड़ाई है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय यूपी की राजनीति को लेकर बहुत तेज हो गए हैं, क्योंकि खदेड़ा ना सही लेकिन खेला तो हो ही गया है। भगदड़ तो मची गई है। आज हम इस सब पर बात करेंगे। चलेंगे लखनऊ साथी पत्रकार असद रिजवी के पास और बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और समाजवादी विचारक अरुण कुमार त्रिपाठी जी से। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ में असद रिजवी से। असद जी, आपका स्वागत है। राजनीति ने नई करवट ली है। जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय तक यूपी सरकार में मंत्री और अपने समाज के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी छोड़ दी है। शुक्रवार तक यह आंकड़ा मंत्रियों समेत कुल 14 विधायकों का है जिन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। बताया जाता है कि कई और कतार में हैं। लगभग सब लोग साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस सबको? देखिए, ओबीसी समाज में काफी वक्त से एक नाराजगी तो चल रही थी और ये नाराजगी को लेके कई बातें कही जाती हैं, क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा रोल रहा है यूपी की पॉलिटिक्स में। तकरीबन 35% आबादी है, जाहिर सी बात है कि एक बड़े किरदार में नजर आएंगे ओबीसी यूपी में। अब हुआ ये कि ये ओबीसी के जो कद्दावर नेता थे वो तो मुलायम सिंह यादव ही थे, लेकिन 2014 आते आते जब नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री होती है तो ये ओबीसी वोट बैंक जो था ये समाजवादी पार्टी से शिफ्ट होता है बीजेपी की तरफ। यादव ओबीसी जो थे, यादव ओबीसी साथ में थे समाजवादी पार्टी के। बाकी जो 25% बचे ये बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल होती है यूपी में 2014 में, 2019 में आम चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब सवाल ये था कि बीजेपी ने ये जीत हासिल कैसे की। तो बीजेपी ने जो फॉर्मूला बनाया वो ये बनाया कि ये ओबीसी को दो कौन यादव? डिवाइड किया, यादव एंड नॉन यादव। यादव को उसने माना कि ये डेवलप्ड मतलब जो है डोमिनेंट ओबीसी हैं और एक नॉन डोमिनेंट ओबीसी हैं जिसमें ये मौर्य समाज, सैनी समाज वगैरह आते थे। इसने दो पार्ट में जब इस पॉलिटिक्स को बांटा तो इसने नॉन डोमिनेंट ओबीसी को अपने फोल्ड में ले लिया बीजेपी में। इससे बीजेपी को एक प्रचंड एक अच्छा थंपिंग मेजॉरिटी मिलने में बीजेपी को काफी फायदा हुआ यूपी के अंदर। लेकिन अचानक एक बात ओबीसी के अंदर चलने लगी कि हमने 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बीजेपी को वोट दिया, 2017 में विधानसभा में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, मोदी के चेहरे पे हमने वोट दिया, 19 में भी दिया। लेकिन अगर हम एक लगातार वोट देते रहेंगे बीजेपी को तो हमारी अपनी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। और इस चीज को लेके ओबीसी जो थे वो काफी चिंतित देखे जा रहे थे। दूसरी चीज ये थी कि एक जो उनके अंदर बात चल रही थी ओबीसी समाज में वो ये चल रही थी कि अगर सीधे तरीके से नहीं तो घुमा कर ही सही बीजेपी जो है वो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। अगर रिजर्वेशन यूं नहीं खत्म कर पाती है, डायरेक्ट नहीं खत्म करती है, तो प्राइवेटाइजेशन जो है ये रिजर्वेशन को खत्म कर देगा। तो इसको लेके भी एक कहीं ना कहीं कश्मकश में थे ओबीसी। और इसका नतीजा अब चुनाव के करीब हमें देखने को मिल रहा है। कई राजनीति के जानकार हमें ये भी बताते हैं कि ये सारी चीजें बहुत दिन पहले हो गई होती, लेकिन जो बीजेपी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, अभी आपने देखा भी होगा इसको कि जैसे ही जी इस्तीफा दिया मौर्य जी ने, वारंट जारी हो गया जी। सीबीआई सारे लोग खड़े रहते तो इस डर से लोग रुके रहे। लेकिन जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट यूपी में लगा, नोटिफिकेशन चुनाव के हुए, वैसे ही एक भगदड़ मच गई भारतीय जनता पार्टी में और लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं।
चलिए, हम आगे भी आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अरुण जी, क्या हिंदुत्व का गुब्बारा फूट गया है? आपने लिखा भी कि योगी 80 बनाम 20 की गलत व्याख्या कर रहे हैं। यह हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं, बल्कि हिंदू बनाम हिंदू की ही लड़ाई है। इसे किस तरह देखा जाए? हाँ मुकुल जी, मैं इसको एक जो है एक लंबी प्रक्रिया है जो आप जिस लेख का जिक्र कर रहे हैं, जिसको आपने अपने यहाँ पब्लिश किया है, वो लेख ये है कि हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई 5000 साल से इस देश में चल रही है और अभी उसका निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। तो मैं उसी सिलसिले में इस घटना को भी देखना चाहता हूँ कि इस घटना को कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दल बदल है, पाला बदल है, अवसरवाद है और ये लोग क्यों गए थे उधर और फिर क्यों इधर आ गए। तो ये सब बातें तो हो रही हैं, लेकिन उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए जो मुद्दा बनाया है, जो चिट्ठी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखी है, जो चिट्ठी धर्म सिंह सैनी ने लिखी है, जो चिट्ठी अन्य प्रजापति और दूसरे विधायकों ने लिखी है, जिसमें वर्मा भी है तमाम, और ज्यादातर उसमें ओबीसी कम्युनिटी से संबंधित है, जिन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपना बड़ा योगदान दिया था। वे आज साफ साफ कह रहे हैं कि इस पार्टी में पिछड़ों की, दलितों की इज्जत नहीं है, मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की इज्जत नहीं है, उनके हक की बात यहाँ पर नहीं की जा सकती। और इसीलिए मैं 5 साल तक घुटन महसूस करता रहा। अब मैं निकल के आया हूँ। इसमें अगर आप इस बात को अर्ध सत्य भी माने, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजना या संघ परिवार की जो योजना है, हिंदुत्व की जो योजना है, हिंदुत्व मूल रूप से सवर्णों की एक बृहत्तर योजना है। और उसमें मैं स्वामी धर्म तीर्थ की जो मशहूर पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म, जो 30 के दशक में लिखी गई थी, उसका उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसका सारे दलित लेखक अपने ढंग से उल्लेख करते हैं। आपके यहाँ काचा इलैया ने भी इस बात को एलाबोरेट किया है। स्वामी धर्म तीर्थ कहते हैं कि जो हिंदू साम्राज्यवाद है, वो दरअसल जो है हर सुधार के आंदोलन को, हर विद्रोह के आंदोलन को अपने भीतर जज्ब कर लेने में माहिर है। उसकी कला जी। ये है कि वो कभी फुले की फोटो लगा लेगा, कभी अंबेडकर की फोटो लगा लेगा, कभी जो है वो गांधी की फोटो लगा लेगा, और कभी जो है अपना चारवाक की फोटो लगा लेगा, बुद्ध की फोटो लगा लेगा, महावीर की लगा लेगा, स्वामी विवेकानंद की लगा लेगा, लेकिन उनके संदेशों को गायब कर देगा, उसको जो है जी, वो बेशक। इरेज कर देगा। तो ये इसकी बहुत ही घातक टेंडेंसी है। वो जो रिफॉर्म के जो भी मूवमेंट हुए हैं, उनको वो किल करने में, उनको डाइजेस्ट करने में माहिर है। लेकिन 80 के दशक में, 90 के दशक में मंडल के बहाने या बहुजन आंदोलन के बहाने हिंदू समाज में और व्यापक उत्तर प्रदेश और व्यापक उत्तर भारत की राजनीति में सुधार के जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी रिवोल्यूशनरी कहिए, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुए हैं, उनको उसने जज्ब करने की कोशिश की। मंदिर आंदोलन के बहाने मंडल को जज्ब करने की कोशिश की। मायावती को 2 बार मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने सोचा कि हम अंबेडकर को भी हजम कर लेंगे। लेकिन ये इंडाइजेशन हो रहा है हिंदुत्व को, जो है वो चीजें हिंदुत्व को हजम नहीं हो रही हैं। तो इसलिए वो बार बार जो है लोग जाते तो है इस उम्मीद में कि मतलब हमारे आकांक्षा पूरी हो जाएगी, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। इंडिविजुअल जो है सपने भले पूरे होते हैं, लेकिन कम्युनिटी के सपने नहीं पूरे होते। पॉलिटिकल जो ड्रीम्स है वो नहीं फुलफिल होते। इसलिए वो लौट करके फिर जो है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जहां कम से कम ब्राह्मणिकल ऑर्डर की वकालत नहीं होती। तो मैं इस घटना जी। को इस रूप में देख रहा हूँ। तो क्या हम माने कि एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल का दौर यूपी की राजनीति में खासकर लौट रहा है? और क्या ये सामाजिक न्याय की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती दे पाएगी? निश्चित तौर पे इसको मैं, जैसा आप कह रहे हैं जिस बात को, वो मंडल 2 कह सकते हैं, मंडल 3 कह सकते हैं। मंडल 2 का जो फॉर्म था वो था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आईआईटी, आईआईएम में जो यूपीए सरकार ने, जब अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे, तब जब आरक्षण दिया था, तो उसके विरोध में जो है वो स्टूडेंट्स फॉर इक्वलिटी वगैरह के मूवमेंट हुए उसके विरोध में। और दिल्ली की सड़कों पर आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जो पूरी एक जी। बहस हुई कि ठीक है, आप जो है वो एजुकेशन के लोअर श्रेणी में रिजर्वेशन दे दीजिए,
नॉन प्रोफेशनल में दे दीजिए, लेकिन इतने हाईली प्रोफेशनल में क्यों दे रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं। जबकि मांग तो जुडिशियरी तक रिजर्वेशन देने की है, मांग तो आर्म जी। फोर्सेज में रिजर्वेशन देने की है। तो उन बातों को जो है वो मंडल 2 कहा जाएगा, वो भी अनफुलफिल्ड रहा। लेकिन जो मंडल 3 है, जिसके बारे में आप संकेत कर रहे हैं कि मंडल बनाम कमंडल की जो बैटल है, वो एक नए फॉर्म में इमर्ज कर रही है। और नए फॉर्म में इमर्ज इसलिए कर रही है कि जाति जनगणना, जो कि एक महत्वपूर्ण जो है वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, एक और आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना चाहिए था। लेकिन संघ परिवार के निर्देश पर या भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक खींचतान है उसके नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उसे कराने से मना कर दिया, जिसके बारे में कभी-कभी ये लोग संकेत भी देते थे कि हम कराएंगे। और उसके विरोध में वो सारे दल आए जो एनडीए के घटक भी हैं। जनता दल यू भी आया और बाहर से आरजेडी भी आई और कम्युनिस्ट पार्टियां आई, कांग्रेस भी आई और जो है वो तमाम पार्टियां अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी ने उसको रिप्रेजेंट किया प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि नहीं, ये जाति जनगणना कराइए। तो ये मंडल 3 का बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि आप जातियों को, पिछड़ी जातियों को ये कह करके लड़ाते रहते हैं कि यादव लोग कुर्मी लोगों का हक मार लेते हैं या कुर्मी लोग मौर्य लोगों का हक मार लेते हैं, तो आओ तुम हमारे साथ और हक हम नहीं मारने देंगे। अरे भाई, पहले बताओ तो कि जो है किसका डाटा कितना है, कौन कितना हक मार रहा है। तो ये भारत पहला देश है जहां पर बिना अवेलेबल डाटा के बड़ी बड़ी सोशल स्कीम्स बनती हैं। खासकर मैं कह रहा हूँ ओबीसी के बारे में, और शेड्यूल कास्ट के बारे में जरूर डाटा है, लेकिन वहां भी हर कास्ट वाइज डाटा नहीं है। तो इंडिविजुअल कास्ट का डाटा अवेलेबल होना चाहिए ताकि कौन कास्ट पिछड़ गई है, कौन सामाजिक तबका पिछड़ गया है, उसके बारे में योजनाएं बनाई जाए। और वो बड़ी चालाकी से खासतौर से दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले बड़ी चालाकी से जाति को जातिवाद कह देते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व के तहत आ जाइए तो सब जातियां खत्म हो जाती हैं। इसे किस तरह आप बताएंगे? जाति खत्म करने की मैंने जितना अध्ययन किया है, योजना नहीं है उनके पास। और संजोग से जब भी आप ऐसे लोगों से जाति संबंधी विमर्श कीजिए तो पहले तो वो इनकार करते हैं कि भारत में कोई ऐसा जातिगत विभाजन नहीं रहा है और कोई एक जाति बहुत कभी किसी समय में प्रभावी नहीं रही है। ये इसमें थोड़े बहुत माइनर जो है हिस्टोरिक डिटेल में आप जाएंगे तो रामशरण शर्मा ने प्राचीन भारत में शूद्रों का इतिहास लिखा है, या बाबा अम्बेडकर ने हु वियर शूद्राज लिखा है, या हु वियर अनटचेबल्स लिखा है, या गुलामगिरी फुले ने लिखी है। और कम से कम कास्ट पर जो है मैक्सिमम टाइटल्स इस देश में लिखी गई हैं। तो कंफ्यूजन भी है, वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है और 4 वर्णों में विभिन्न जातियां हैं। तो 4 वर्णों की बहस तो गांधी और अम्बेडकर की भी हुई थी और गांधी इस बात पे आ गए थे कि भाई जो है, पहले यहाँ तक आए थे कि 4 वर्ण होने चाहिए, हजारों जातियां नहीं होनी चाहिए। फिर बोले मैं तो एक वर्ण में विश्वास करता हूँ, अम्बेडकर के दबाव में। फिर कहने लगे कि जो है मैं उस शादी में नहीं जाऊंगा जहां अंतर जातीय विवाह नहीं होगा। लेकिन भारतीय समाज आज भी बहुत कट्टर है, वो अंतर जातीय विवाह की इजाजत नहीं देता। भारतीय समाज का जो सवर्ण है वो ऊपर से भले भाषणों में बहुत सारी बातें कहे, वो शूद्रों को अपने बराबर सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं करता, वो अपनी श्रेष्ठता मानता है। और जब भी उसे मौका मिलता है तो वो शास्त्रों को, वेद को और धर्म ग्रंथों को जोर जोर से उसका पाठ करने लगता है। और उसके पाठ में वो तमाम जो सुधार के आंदोलन है, तमाम जो सामाजिक विद्रोह के आंदोलन है, उनको दबा देना चाहता है मंदिर वगैरह की बात करके। तो मैं अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा, ये बात तो बहुत लंबी जाएगी अगर हम इस पर विस्तार से बात करें, कि अब यूपी में आप क्या बदलाव देख रहे हैं इस तरह के समीकरण बनने पर? उत्तर प्रदेश चूंकि एक बड़ा विशाल प्रदेश है और मतलब लगभग 22 से 24 करोड़ की आबादी है इसमें जो है, और 403 विधानसभा क्षेत्र है और 5 किस्म की लगभग जो है यहाँ पर जो भी सामाजिक आर्थिक संरचनाएं हैं। लेकिन फिर भी एक बात तो दिख रही है जो किसान आंदोलन ने जनता के सामने रखा और जो समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द
जो भी जमावड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का भी उल्लेख करना चाहता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी शायद चाहती ही नहीं कि हमारा कोई उल्लेख करे। वो इस तरह से डिस्कोर्स में आने से कतरा रही है या बैकग्राउंड में है। तो ठीक है भाई कि कोई अगर लो प्रोफाइल रह के चलना चाहता है तो मैं काहे उसकी चर्चा करूं, अदरवाइज चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बेशक। महिलाओं को आगे करके जो है चुनाव लड़ने की बात की और 40% रिजर्वेशन प्रियंका गांधी ने दिया है। लेकिन अभी भी कल कमाल खान भाई जिनका निधन हुआ है, जिनको मैं इस मंच से श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं, कल वही जिक्र कर रहे थे कि जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है, लेकिन बहुत मुश्किल मुद्दा है। मुश्किल मुद्दा है। तो इस जी जी। बात का यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों में मैं अपनी श्रद्धांजलि भी कमाल भाई को देना चाहता हूँ। लेकिन मुश्किल मुद्दा महिलाओं का है, जिसको कि अम्बेडकर, लोहिया, सारे बड़े विचारक चाहते थे, गांधी भी चाहते थे कि महिलाओं का राजनीति में प्रवेश हो और महत्व मिले। लेकिन अभी जो मुद्दा है, जो समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द जो एक तरह से बहुजन समाज का एक ही एकजुटता बन रही है और बहुत खामोश तरीके से अल्पसंख्यक समाज उसके साथ एकजुट है, और किसान तबका, मजदूर तबका और युवा वर्ग जो इस सरकार के दमन और आर्थिक नीतियों से उत्पीड़ित है और जो थोड़ा बहुत समझता है झूठ और झांसे को, वो भी एकजुट हो रहा है। तो मैंने जैसा आपके यहाँ लिखा था, और मैं मुझे मतलब किसी चीज के बारे में बहुत विश्वास के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं कि एक बहुजन की एकजुटता समाजवादी पार्टी के साथ हो रही है। और अगर सचमुच हो गई तो फिर वो एक जो है लहर के रूप में निर्मित होगी, और फिर जब लहर चलती है जनता की, तो जो भी संस्थाएं और जो भी एजेंसियां किसी को डराने, धमकाने, बाधा डालने की कोशिश करती हैं, वो फिर कर नहीं पाती। वो 77 में भी हमने देखा है, तमाम मौकों पर देखा है। तो ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी बातचीत से भी लगा कि एक बड़े बदलाव की उम्मीद यूपी में दिख रही है। इस पर हम बातचीत करते रहेंगे। पहले दौर का चुनाव 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। 7 चरणों में यूपी में चुनाव होना है, तो बातचीत जारी रहेगी। धन्यवाद। तो साथियों, छोटे छोटे दलों के बड़े नेता अब बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। इन्हीं को साथ लेकर 2017 में बीजेपी ने बड़ा बहुमत हासिल किया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इसके अलावा हमने पहले भी कहा कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल यह एक चुनाव का सवाल नहीं है, बल्कि देश का सवाल है। यह विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है और तय करेंगे कि देश किस तरफ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी बीच शुक्रवार को एक बेबाक और शानदार पत्रकार, एनडीटीवी के लखनऊ के बाकमाल रिपोर्टर कमाल खान ने हमारा साथ छोड़ दिया। इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें और उनकी पत्रकारिता को सैल्यूट करते हुए सलाम, नमस्कार।